कहानी की शुरुआत होती है 2015 से, जब स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये तीन कंपनीज ही मार्केट में एग्जिस्ट करती थी। फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे था, सेकंड पे था स्नैपडील और थर्ड पर अमेजॉन। और इन तीनों कंपनी ने ही इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अपना डोमिनेंस बना रखा था। 2015 में ही एक इंटरव्यू में स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बाल ने यह बोला था कि मार्च 2016 तक हम स्नैपडील को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना देंगे सेल्स के टर्म्स में। अब इतनी तेजी से ग्रो करने वाला ये स्टार्टअप के साथ 6.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन की कंपनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मार्च 2017 तक 1 बिलियन डॉलर से भी कम वैल्यूएशन की रह गई। फाउंडर्स ने स्नैपडील को कई सारी ई कॉमर्स कंपनीज को बेचने में भी बात करी, बट फिर भी बात नहीं बन पाई। इनफैक्ट सिचुएशन तो यहां तक आ गई थी कि स्नैपडील के पास सिर्फ अपने नेक्स्ट मंथ के ही ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के फंड्स बचे थे। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्टार्टअप जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ा था, उतनी ही तेजी से फेलियर भी उसने फेस किया, बट उसके बाद अगेन कम बैक किया, बाउंस बैक किया स्नैपडील ने। किस तरीके से किया, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्नैपडील ने वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करी जो कि उसके डाउनफॉल का रीजन बनी, ताकि अगर आप भी फ्यूचर में बिजनेस करें या अभी अगर कर रहे हैं तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएं। और उसके बाद स्नैपडील ने वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करी जिससे वो इतनी अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर पाई, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी बिना किसी देरी के लेट्स गो। स्नैपडील की सबसे पहली मिस्टेक आती है लैक ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। फ्लिपकार्ट ने जब स्टार्ट किया था तो वो कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल को उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसने फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में अपने आप को ग्रो किया और मार्केट लीडर उसी सेगमेंट में बनने की कोशिश करी, और इसी चीज को उसने अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाया। इसी तरीके से जब अमेजॉन स्टार्टिंग में आया था तो उसने A to Z सभी प्रोडक्ट्स को, सभी कैटेगरीज को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया, और ये वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये इतना बड़ा कैटलॉग ही उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन पाया स्टार्टिंग में। इनफैक्ट इन दोनों ही कंपनीज ने अलग अलग ब्रांड कोलैबोरेशंस भी किए। फ्लिपकार्ट ने रियलमी को पकड़ा, अमेजॉन ने शाओमी को पकड़ा, वन प्लस को पकड़ा। इस तरीके के कई सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट करते गए, बट स्नैपडील इस चीज में पीछे रह गया। स्नैपडील ने ऐसे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किए जो कि अल्टीमेटली उसका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन पाते, और ये स्नैपडील की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्नैपडील की सेकेंड मिस्टेक आती है नो फोकस ऑन प्रॉफिट। पहले स्नैपडील एक ई कॉमर्स ब्रांड बनना चाहता था और उसी चीज पर फोकस करे हुए था, बट इस पे कुछ टाइम काम करने के बाद स्नैपडील ने अपने फोकस को, अपने विजन को शिफ्ट कर दिया एक इकोसिस्टम बनने में। इसके लिए ही उन्होंने फ्री चार्ज और गोजावास जैसी कई कंपनीज को एक्वायर भी किया, बट इन सब के चलते स्नैपडील का फोकस प्रॉफिट से हटने लगा, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और इसीलिए स्नैपडील की फाइनेंशियल पोजीशन धीमे धीमे कम होने लगी, वो अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था। और यहीं पर आती है स्नैपडील की थर्ड मिस्टेक, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। स्नैपडील एक इकोसिस्टम बनने के लिए ऐसे एक्विजिशंस करने लगा जिसको खुद ही वो बाद में मैनेज नहीं कर पा रहा था। एक तरफ जहां फ्लिपकार्ट ने जेबोंग और मिंत्रा को एक्वायर किया जिससे कि वो अपना मार्केट को बढ़ा पाए, वहीं स्नैपडील ने फ्री चार्ज वगैरह को एक्वायर किया और अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करी। बट इसी को बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं उसका फोकस शिफ्ट हो गया। उसने $400 मिलियन में फ्री चार्ज को एक्वायर तो किया, बट उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, और कुछ टाइम बाद ही उसको एक्सिस बैंक को $60 मिलियन में बेच दिया, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है स्नैपडील के लिए। ऐसे ही स्नैपडील ने गोजावास को भी एक्वायर किया था, बट कुछ टाइम बाद ही उससे भी एग्जिट ले लिया। न्यूज ऐसी भी आई थी कि स्नैपडील ने IIT और IIM से कई सारे ग्रेजुएट को बल्क हायर किया। इसकी वजह से उनका जो सैलरी एक्सपेंस था वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि स्नैपडील उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। इन सब चीजों से यही पता चलता है कि स्नैपडील कहीं ना कहीं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था अपने फंड्स का। उसको जो भी फंडिंग मिल रही थी उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक और स्नैपडील की बहुत बड़ी मिस्टेक आती है लैक ऑफ फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। स्नैपडील अपने सेलर्स पर ध्यान नहीं दे रहा था, उन्हें भी ठीक से मैनेज नहीं कर रहा था। कस्टमर्स ने कई बार ऐसी कंप्लेन करी कि वो उन्होंने ओरिजिनल कोई चीज ऑर्डर करी स्नैपडील से, बट उनके पास फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट उनको मिला, जो कि कहीं ना कहीं एक निगेटिव ब्रांडिंग करता था कस्टमर के माइंड में स्नैपडील के लिए। निगेटिव मार्केटिंग होने लगी थी स्नैपडील की। इन सब की वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है
और उसके बाद वो दूसरे ई कॉमर्स ब्रांड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। इसके बाद स्नैपडील की एक और मिस्टेक आती है, अनेबल टू कलेक्ट मोर फंड्स। स्नैपडील अपने एक्विजिशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था, अपने मार्केट शेयर को भी बढ़ा नहीं पा रहा था, और जो फंड्स उसको मिल रखे थे उन्हें भी ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए उसको और फंडिंग मिलना अब मुश्किल हो गया था। और ई कॉमर्स के गेम में फंडिंग के कितना इंपॉर्टेंस होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इनफैक्ट सॉफ्ट बैंक ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्नैपडील से वापस ले ली थी। अब ये सभी चीजें कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, यही हमें कुछ टाइम बाद देखने को मिला। 2010 से 2017 तक स्नैपडील ने ये सारी जो भी मिस्टेक्स करी, उससे कभी उनका मार्केट जो 26% था वो कम होकर 4% तक आ गया। उनकी वैल्यूएशन जो कि $6.5 बिलियन थी वो कम होते होते $1 बिलियन से भी कम की हो गई, और 2017 में स्नैपडील की हालत एकदम बंद होने पर आ गई थी। बट उसके फाउंडर्स ने तब भी हार नहीं मानी और अपने स्नैपडील के फॉर्च्यून्स को बदलना चाहा और एक और बार ट्राई करने के लिए उठ खड़े हुए। इन सभी मिस्टेक्स से ओवरकम करने के लिए स्नैपडील के फाउंडर्स ने किन किन स्ट्रेटजीज को किस किस तरीके से लगाया और उसके बाद इतना अच्छा कमबैक किया, अब हम उन सभी स्ट्रेटजीज को समझेंगे। 2017 के बाद आया स्नैपडील 2.0, जो कि एक नया वर्जन था स्नैपडील का ही। हालांकि उसके टीम मेंबर्स, उसके फाउंडर्स ही उसको स्नैपडील 2.0 बोलते हैं, कस्टमर्स के लिए वो अभी भी स्नैपडील ही है। सो स्नैपडील 2.0 में स्नैपडील एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करने लगा जो कि लोकल या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करती है। अब इसका भी मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। एक तरफ उसके कॉम्पिटिटर्स जहां टायर 1 सिटी की ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, वहीं स्नैपडील ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपनी ऑडियंस बनाने का सोचा। स्नैपडील इन सिटीज में अपनी अच्छी सर्विसेज देकर अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगे, और 2017 के बाद से स्नैपडील का मार्केट शेयर ग्रो होता हुआ दिखने लगा। अब इस चीज में स्नैपडील को लॉकडाउन से भी थोड़ा सा फायदा हो गया, क्योंकि टायर 1 सिटीज में जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपीट कर रहे थे, वहां के लोग तो पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग करते ही थे। बट टायर 2 और टायर 3 सिटीज में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे। बट ये लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन हुई, सारे मॉल, सब दुकानें सब बंद रहीं, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन पर स्विच करने लगे। कई सारे नए कस्टमर्स स्नैपडील को मिल पाए, क्योंकि ऐसी सिटीज में स्नैपडील ने अपनी एक अच्छी मार्केट बना ली थी, अच्छी मार्केटिंग कर दी थी। सो इन सिटीज के कस्टमर्स को जब ऑनलाइन शिफ्ट करना था, सो स्नैपडील भी उनके ऑप्शंस में से एक था, और इस तरीके से स्नैपडील ने इस सिचुएशन में अच्छी खासी ऑडियंस गेन करी। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो स्नैपडील के सामने थी वो थी पैसों की, फंड्स की, और इसके लिए स्नैपडील के फाउंडर्स ने अपने फंड्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक तरीके से मैनेज करना स्टार्ट किया। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, बल्कि इन चीजों के रिजल्ट्स रिपोर्ट्स में दिखते हैं। 2017 के बाद से स्नैपडील ने 90% अपने लॉसेस को कम कर दिया है, जिससे कि अल्टीमेटली ये मालूम पड़ता है कि स्नैपडील के फाउंडर्स अब फंड्स पर अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं और प्रॉफिट्स को लेके कंसर्न है। एक और मिस्टेक जो कि स्नैपडील से हुई थी वो ये कि कस्टमर्स के माइंड में उनकी निगेटिव मार्केटिंग हो गई थी। कस्टमर्स स्नैपडील पर अब ट्रस्ट करना कम करने लगे थे। अब इसके लिए स्नैपडील ने अपने सेलर्स पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन सेलर्स पे जिनके पास नेगेटिव रिव्यूज बहुत सारे थे, उनको स्नैपडील ने अपने प्लेटफॉर्म से डीबोर्ड किया, और जो अच्छे सेलर्स थे उनको प्रमोट करना भी स्टार्ट किया। अब जब ये अच्छे सेलर्स स्नैपडील के बोर्ड पर लिस्ट हुए, उन्होंने अच्छा कैटलॉग बिल्ड किया, क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाए, और अल्टीमेटली कस्टमर एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसके अलावा अपने सेलर्स पर ध्यान देने के लिए स्नैपडील ने अपने पेमेंट प्रोसेस को भी काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, और वहीं उसके कॉम्पिटिटर्स फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जहां 21 डेज में सेलर्स को पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, वहीं स्नैपडील 7 डेज में ही अपने सेलर्स की पेमेंट्स को प्रोसेस करने लगा, जो कि स्नैपडील के लिए एक और अच्छी चीज साबित हुई। अब जब ये सभी चीजें धीमे धीमे ट्रैक पर आने लगी, तो स्नैपडील की फंडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी, और 2017 के बाद उन्होंने 2019 में ही लास्ट फंडिंग रेज करी है। अपनी उन 7 सालों की मिस्टेक्स को स्नैपडील अब बहुत तेजी से ओवरकम करने में लगी हुई है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो उन्होंने काफी हद तक उससे ओवरकम कर भी लिया है। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियंस क्या हैं। क्या स्नैपडील उसी तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा जैसे वो पहले था, या आपको लगता है कि स्नैपडील फिर से कोई ना कोई मिस्टेक कर देगा? अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और स्नैपडील का आने वाला फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट होता है ये भी हम ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।